Hello students, we are going to study class 8 subject English. Let me write down the subject. English is there, chapter 1 English, and we will try to study page 1st, 2nd and 3rd. This all chapters of all pages of this chapter we will try to complete in this session. Let us take out class 8 page 1st, myself and family. Part of the chapter is, and name of chapter is Papa and Mama. How much do you know about your parents? आप अपने parents के बारे में कितना जानते हो? Choose any one person in your family. अपने फैमिली के किसी भी एक पर्सन को चुनो. It could be your mother, father, grandmother और grandfather. यह आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपके दादा हो सकते हैं. Ask them to set of questions given below. उनसे पूछो कि कौन से क्वेश्चंस, नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनसे पूछो, and you have to fill in the blanks. You have to ask their name. Anyone of your family member, you will ask their name. फेवरेट पर्सन, उनका सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है, फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में उनका सबसे अच्छा जगह, सबसे फेवरेट जगह कौन सा है, वन प्लेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट एंड व्हाई, कौन सी जगह जहां वो जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे, फेवरेट डिश, उनकी सबसे अच्छी खाने की चीज कौन सी है, फेवरेट बुक, उनकी फेवरेट बुक क्या है, व्हाई डू यू लव द बुक, उस बुक को वो क्यों पसंद करते हैं, इफ यू हैड टाइम मशीन Which era would you like to visit? अगर उनके पास कोई टाइम मशीन हो तो वो उस टाइम मशीन से किस एज में, कितने साल पहले या कितने साल बाद जाना पसंद करेंगे, Which person would you like to interact with? और वहां जाकर किस तरह के लोगों से या किस व्यक्ति से वो मिलना चाहेंगे. If you could be any superhero, which special power would you choose and why? अगर वो कोई सुपर हीरो होंगे तो कौन सा खास पावर वो चाहेंगे और क्यों चाहेंगे. द बेस्ट डिसीजन यू मेड इन लाइफ, और उनका सबसे अच्छा डिसीजन क्या था उनके जीवन में. नाउ इट्स द एंड ऑफ पेज 1 क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 पेज 1 इज डन. लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज 2. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माय फादर हराल्ड दहल was a Norwegian who came from a small town near Oslo called Sarpsborg. मेरे पिता हैरल्ड दहल जो थे एक नॉर्वेजियन थे जो एक छोटे शहर ओस्लो से आए थे, स्पर्सबर्ग के. When my mother was 14, जब मेरी माँ when my father was 14, जब मेरे पिता 14 साल के थे, which was more than 100 years ago. और ये बात कब की है, लगभग 100 साल पहले की. मतलब आज इनके पिता की क्या उम्र होगी, जो राइटर है उनके पिता की क्या उम्र होगी, ये तब की कहानी सुना रहे हैं आज से 100 साल पहले की, और उस समय इनके पिता 14 साल के थे, तो आज इनके पिता 114 साल के होंगे. तो लगभग 100 साल पहले की बात है. He was up on the roof of the family house replacing some loose tiles when he slipped and fell. वह फैमिली का जो घर था, परिवार का जो घर था, उसके छत पे थे, और जो टाइल्स वाले घर होते हैं वैसा घर था, और एक लूज टाइल को रिप्लेस कर रहे थे, ठीक कर रहे थे. तब वह स्लिप हो गए, गिर गए, है ना, पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए. He broke his left arm. उनका बायां हाथ जो था, उनका बायां बांह जो था, वो टूट गया. Below the elbow, कुहनी के नीचे, एल्बो के नीचे. Somebody ran to fetch the doctor. कोई दौड़ा डॉक्टर को बुलाने. And half an hour later, this gentleman made a majestic and drunken arrival. You can see the majestic and drunken arrival. It's written in red color. So what does it mean? ये एक वर्ड बची है, स्पेशल वर्ड है, हार्ड वर्ड है. इसका मीनिंग है to come to a place in a remarkable way but tipsy. एक खास जगह पे जाना. तो ये जो जेंटलमैन थे यह आधे घंटे में पहुंच गए. इन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे, हॉर्स ड्रॉन बग्गी,
हॉर्स ड्रॉन बग्गी, यू नो बग्गी एक खास तरीके की पहले गाड़ी होती थी बग्गी, जिसपे जो घोड़ों में जुटी होती थी, जिसको घोड़े खींचते थे, उस पे चढ़ के डॉक्टर आया। He was so drunk that he mistook the fractured elbow for a dislocated shoulder. वह इतना पी रखा था, उसने इतनी शराब पी रखी थी उस डॉक्टर ने कि उसने ठीक से इलाज नहीं किया, और जो टूटा हुआ कुन्नी के नीचे का पार्ट था उसने क्या किया कि उसने उसको ठीक करने के बजाय कंधे का ही और ज्यादा डिसलोकेट कर दिया, कंधे में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। We will soon put this back into place. हम लोग जल्दी ही इसको जगह पे लगा देंगे। He cried out. वह चिल्लाता हुआ बोला। And 2 men were called off the street to help with the pulling. और 2 लोग जो थे चिल्लाते हुए गली में गए हेल्प के लिए। They were instructed to hold my father by waist while the doctor grabbed him by the wrist. उन्होंने मेरे फादर को कमर से उठा रखा था, जबकि जो डॉक्टर था उनको पकड़ रखा था कलाइयों से ऑफ द ब्रोकन आर्म, उनके टूटे हुए हाथ को, एंड साउटेड और चिल्ला रहा था पुल मैन पुल, पुल एज हार्ड यू कैन, इसको खींचो खींचो, जितना तुम तेजी में इसको ताकत से खींच सकते हो खींचो। दिस वाज द वे टू ट्रीटमेंट, ये एक तरीका था उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का। द पेन मस्ट हैव बीन एक्सक्रोसिएटिंग, एक्सक्रोसिएटिंग मीन्स अनबियरेबल, जो दर्द हो रहा था पिताजी को, इनके राइटर के पिताजी को, वह अनबियरेबल था, असह्य था, असहनीय था। द विक्टिम स्क्रीम्ड एंड हिज मदर हु वाज वाचिंग द परफॉर्मेंस इन हॉरर, जिनका हाथ टूटा था, और उनकी माँ जो इस पूरे परफॉर्मेंस को डर के मारे, भय के मारे देख रहे थे, साउटेड रुक जाइए स्टॉप। बट बाय देन द पुलर्स हैड डन सो मच डैमेज, लेकिन तब तक जब तक ये वो रुकने को बोलते, जो खींचने वाले थे उन्होंने इतनी तेजी में डैमेज कर दिया और ज्यादा डैमेज कर दिया दैट स्प्लिंटर ऑफ बोन वाज स्टिकिंग आउट थ्रू द स्किन ऑफ द फोरआर्म, कि जो हड्डी थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई और एकदम बुरी तरीके से टूट गई। दिस वाज 1877 एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाज नॉट व्हाट इट इज टुडे। यह 1877 की बात है और उस समय ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं थी वैसी जैसी कि आज है। सो दे सिंपली एम्पुटेटेड द आर्म एट द एल्बो, और इस तरीके से उन्होंने उस बांह को एल्बो से निकाल दिया, कूहनी से अलग कर दिया, निकाल दिया। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ माय फादर हैड टू मैनेज विथ वन आर्म, और इस तरह से बाकी के जीवन के लिए जो राइटर के पिता है, इनकी एक आंख जो थी, एक हाथ जो थी वो जाती रही, और he was only with one arm. He could tie a shoelace as quickly as you and me. एक हाथ होते हुए भी वो अपने जूते का लेस उतनी ही तेजी से बांध सकते थे जितनी तेजी से आप और मैं बांध सकते हैं। And for cutting off the food on his plate, he sharpened the bottom edge of a fork so that it served as both knife and fork all in one. और एक हाथ से, चूंकि जो लोग कांटा और चाकू का यूज करते हैं खाना खाने के लिए, तो एक हाथ में कांटा रखते हैं और एक हाथ में चाकू रखते हैं, लेकिन उनके जो फादर थे उन्होंने जो, चूंकि उनके पास एक ही हाथ था, तो उस जिस हाथ में वो चाकू पकड़ते थे उस चाकू के सामने के पार्ट को उन्होंने इतना नुकीला कर लिया था कि उसी से फॉक का भी यूज वो कर लेते थे, काट लेते थे और उसी से फॉक का यूज करके वो खाते थे। He kept this ingenious instrument in a slim leather case and carried it in his pocket where he went. वह इस ingenious instrument को, इस खास इंस्ट्रूमेंट को, इस अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को, जिसको थोड़ा सा चेंज करके बनाया जाए, है ना, उसको ingenious इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसको स्लिम लेदर केस, एक पतले से लेदर के डब्बे में या बैग में रखते थे, and carried it in his pocket wherever he went, और उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे, जहां भी वो जाते थे वहां पे उसको लेके जाते थे। The loss of one arm, he used to say, caused him only one serious inconvenience. एक उनके हिसाब से, इन राइटर के फादर के हिसाब से, जो इनका एक हाथ टूटा था या इनका एक हाथ जो हट गया था, उससे केवल उनको एक नुकसान हुआ था
He found it impossible to cut the top of a boiled egg. उनको उबला हुआ अंडा का टॉप पार्ट जो था उसको कट करने में प्रॉब्लम होती थी। उनको प्रॉब्लम होती थी अंडा जो उबला हुआ होता था उसके टॉप पार्ट को काटने में, बाकी उनको कोई प्रॉब्लम उनके फादर के हिसाब से नहीं होती थी। My father was a year or so older than his brother Oscar. मेरे जो पिता थे वह अपने भाई ऑस्कर से 1 साल या लगभग उतने ही 1 साल से थोड़े से ज्यादा या कम बड़े थे। Soon after they left school, they decided that a small town like Salzburg was no place in which to make a fortune. जैसे ही इन दोनों ने स्कूल छोड़ा तो इन्होंने सोचा कि ये जो छोटा सा शहर है सॉल्सबर्ग, यहाँ पे टू मेक फॉर्चून, अर्निंग कमाना, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, उतना इजी नहीं है। लेट्स मूव टू आवर स्पेस थॉट। सो दे ran away from home and managed to reach France on a cargo ship. तो वे दोनों भाग गए घर से और एक फ्रांस में कार्गो शिप में जाके, कार्गो शिप इज टाइप ऑफ शिप, वहां जाके उस जहाज में जाके और वहां तक पहुंच गए। In Paris, they agreed to separate because each of them wished to be independent of the other. पेरिस जाके वे दोनों भाई जो फादर थे राइटर के और उनके चाचा, दोनों भाई अलग होने का डिसाइड कर लिए एक दूसरे से। My father met another young Norwegian called Adnansen. मेरे पिता जो थे एक और युवा नॉर्वे के व्यक्ति से मिले जिसका नाम एडनेंसन था, and the two of them decided to form a partnership and become shipbrokers. और इन दोनों ने मिलके उस नॉर्वेजियन व्यक्ति एडनेंसन और इनके फादर राइटर के फादर ने मिलकर पार्टनरशिप की और शिप ब्रोकर्स बन गए। शिप मतलब जहाज और ब्रोकर मतलब जो ब्रोकिंग करते हैं, जो शिप से रिलेटेड लेन देन जो होते हैं उस तरह के काम करते हैं। A shipbroker is a person, it's going to be cleared here. अब इसको क्लियर किया जाएगा। A shipbroker is a person who supplies a ship with everything it needs when it comes into port. shipbroker वो व्यक्ति होता है जो पोर्ट पे, जहां पे रुकने का, पोर्ट बोलते हैं पोर्ट, इन हिंदी पोर्ट इज कॉल्ड पोर्ट। तो पोर्ट वो जगह है जहां पे जहाज आके रुकती है। इन जनरल लैंग्वेज यू कैन से कि ये जहाज जो है उसके रुकने का स्टेशन है। तो जो पोर्ट है उसके जहां पे रुकती थी जहाज, उन जहाजों पे सप्लाई करते थे, जो भी वहां उस जहाज के ऊपर की चीजें हैं उसको सप्लाई करने का काम करते थे। ये शिप ब्रोकर्स का ऐसा काम था। फ्यूल, ईंधन, जहाज में ईंधन लगती है, पेट्रोल डीजल जिससे भी वो चलता हो। फूड, जो उस पे जाने वाले हैं उनके लिए भोजन। रोप्स, रस्सियां। एंड पेंट, और पेंट वगैरह उसको पेंट करना, साफ करना जहाज को। सोप, साबुन एंड टॉवेल्स, तौलिए। हैमर्स मीन्स you can understand what is hammer. It's called in Hindi, what is it called, hammer? You can say hammer, okay, hammer, whatever, I will just tell you. And nails, kaati or hathauda. Hammers means hathauda. And thousands of other tiddly little items. और बहुत सारे दूसरे tiddly is written in again red color. Tiddly means very small. बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स जो भी शिप के ऊपर जरूरत की होती थी उसको पहुंचाने का ये लोग ब्रोकिंग करते थे, उसको पहुंचाने के का काम करते थे, उसका पूरा प्रबंध ये लोग करते थे। एंड दैट वर्क इज कॉल्ड शिप ब्रोकिंग, और द पीपल आर कॉल्ड शिप ब्रोकर्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ही सप्लाइज इज द फ्यूल ऑन विच द शिप्स इंजिन्स रन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या था जिसको पहुंचाते थे, वो था ईंधन। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम था ये, क्योंकि इसी पे जो शिप का इंजन था वो चलता था और शिप जो था वो एक जगह से जगह जा पाता था। इन दोज डेज फ्यूल मीन्ट ओनली वन थिंग। उस जमाने में ईंधन का मतलब केवल एक चीज हुआ करता था। आज के समय की जैसे नहीं कि पेट्रोल भी है, डीजल भी है, रिफाइंड केरोसिन भी है, नॉट दीज ऑल थिंग्स, ओनली वन थिंग वाज देयर। व्हाट वाज इट? इट मीन्ट कोल। इसका मतलब था कोयला। एंड टू द शिप ब्रोकर्स कोल वाज ब्लैक गोल्ड। और ये जो शिप ब्रोकर लोग थे, ये जो जहाज के ब्रोकर लोग थे, इनके लिए ये जो कोयला था यह सोने की तरह था, काला सोना इसको बोला जाता था। सो माय फादर एंड हिज न्यू फाउंड फ्रेंड मिस्टर एडनसन
set up their business in the greatest calling port in the world at that time. तो उस तरह से मेरे पिता और उनके नए पार्टनर ने, उनके नए फ्रेंड ने एक नया बिजनेस सेट किया कॉलिंग पोर्ट पे। कॉलिंग पोर्ट में जहाँ पे कोयला उपलब्ध हो, ऐसे पोर्ट पे, ऐसे पोर्ट पे उस जमाने के, विच वाज कार्डिफ, जिसका नाम कार्डिफ था इन साउथ वेल्स, और जिस जगह का नाम साउथ वेल्स कंट्री था और जो पार्ट था, एरिया था, उसको कार्डिफ बोलते थे। इन कार्डिफ द शिप ब्रोकिंग फार्म ऑफ एडनसन एंड डहन वाज स्टार्टेड इन ए सिंगल रूम रेंटेड एज एन ऑफिस। कार्डिफ में ये शिप फार्म ब्रोकिंग का जो फॉर्म था, ये जो कंपनी थी छोटी सी, वह छोटे से कमरे में शुरू हुई थी जिसको रेंट पे लिया गया था। एक छोटे से कमरे में इनका ऑफिस स्टार्ट हुआ था एडनसन और डहल का। फ्रॉम देन ऑन वी हैव व्हाट साउंड्स लाइक वन ऑफ दोज एक्सग्रेटेड फेरी स्टोरीज ऑफ सक्सेस। और वहां से आज हम सुनते हैं बड़ी सी सफलता की कहानियां कि आज ये जो राइटर है बोल रहे हैं कि आज, इनके कहने का मतलब है दैट दिस बिजनेस वेंट टू बिग सक्सेस। ये जो बिजनेस था ये एक बड़े सक्सेस की तरफ पहुंच गया। मतलब उस छोटे से कमरे से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों ने, और एक उसको बड़े से सक्सेस तक पहुंचा दिया। बट इन फैक्ट इट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रेमेंडियस हार्ड एंड ब्रेनी वर्क बाय दोस टू फ्रेंड्स। उन दोनों दोस्तों के यह बहुत ही जीतोड़ मेहनत का परिणाम था। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर ही, माई फादर वॉज एबल टू बाई अ फाइन हाउस। मेरे पिता एक खूबसूरत सा घर खरीदने में सक्षम थे इन द विलेज ऑफ लैंडेफ, जस्ट आउटसाइड कार्डिफ। कार्डिफ के बगल में ही, बाहर ही लैंडेफ नामक गांव में एक खूबसूरत सा घर उन्होंने खरीद लिया, जो राइटर है उनके फादर ने। एंड दिस इज वेयर आई वॉज बॉर्न इन 1916 आफ्टर 4 चिल्ड्रन। और यही वह घर था जहां मेरा जन्म हुआ 1916 में, 4 बच्चों के बाद, मतलब 4 भाई बहनों के बाद जो राइटर हैं इनका बर्थ हुआ। नाउ चेक पॉइंट्स आर देयर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर देयर। डू यू थिंक द डॉक्टर वाज एबल टू हील द ऑथर्स फ्रैक्चर्ड आर्म? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने जो ऑथर्स थे, जो राइटर हैं, उनके फादर के टूटे हुए, क्वेश्चन लिटिल रॉन्ग है, ऑथर्स फादर्स फ्रैक्चर्ड आर्म, उनके पिता के टूटे हुए आर्म का हील किया, उसकी मरम्मत की, उसको ठीक किया? नो, ही डिड नॉट। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द टू फ्रेंड्स वर एबल टू मेक द बिजनेस अ सक्सेस? क्या आपको लगता है अभी तक की कहानी पढ़ने के बाद कि जो बिजनेस था वो सक्सेसफुल हुआ? यस, द बिजनेस वाज वेरी सक्सेसफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन। इन 1920 you can check that it's page number 3rd. Okay. In 1920 my sister Asti died from appendicitis. मेरी सिस्टर एस्टी जो थी उसको appendicitis हो गया था। Appendicitis is a disease, is an illness. It's written in red color and meaning is given here in what body down there on page 3rd. An illness in which the appendix swells and it's painful. इसको जनरल लैंग्वेज में we do call appendix. Asti was my father's favorite. जो एस्टी थी, जो राइटर की, ऑथर की जो सिस्टर थी एस्टी, जिसको अपेंडिक्स हुआ था, वह इनके फादर की फेवरेट बेटी थी, सबसे अच्छी बेटी थी। He adored her beyond measure and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. ये जो थी वो पसंदीदा थी, इसलिए उस लड़की की अचानक मृत्यु ने इनके पिता को कुछ दिनों तक एकदम चुप कर दिया, कुछ बोल नहीं पाते थे, मतलब उनको बहुत गहरा सदमा लग गया था। He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. यह इतना ज्यादा शौक था कि जब जो फादर थे राइटर के, उनको जब खुद को निमोनिया हुआ लगभग 1 महीने के बाद, तो उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की कि वो जिएंगे या बचेंगे। मतलब उन्होंने अपनी मृत्यु या अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की, अपनी बीमारी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इतना शौक उन्हें अपनी बेटी के मृत्यु से लगा था। इन दोज डेज देयर वर नो पेनिसिलिन और एनी अदर मैजिकल एंटीबायोटिक्स क्योर एंड pneumonia was very dangerous illness indeed.
उस जमाने में पेनिसिलिन या इस तरह का कोई भी एंटीबायोटिक क्योर नहीं था, और ये जो निमोनिया था ये बहुत ही डेंजरस इलनेस थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी उस समय। द पेशेंट हैड टू फाइट टू सर्वाइव। उस जमाने में पेशेंट का जो खुद की बॉडी थी उसकी, वो खुद ही उस बीमारी से बाहर आने को लड़ती थी, और खुद ही अगर उसका लक अच्छा है तो ठीक हो जाता था, अदरवाइज ही और सी कुड बी डेड, वो मर भी सकता है। माय फादर रिफ्यूज्ड टू फाइट। मेरे पिता ने लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि उनको शौक लगा था अपनी बेटी के डेथ का, तो उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि वो बचेंगे या जिएंगे, और soon he just died. Sorry, it's not written died here, but the father just refused to fight. इनके फादर ने लड़ने से इनकार कर दिया। Now move on, page 4th. Check points are there. Why did author's father refuse to fight? authors के पिता ने बीमारी से लड़ने से क्यों इनकार कर दिया? Author's father refused to fight because he was in shock of the death of his daughter. अपनी बेटी की मृत्यु से वो शॉक में थे। फोर्थ चेक पॉइंट इज, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू ऑथर्स फादर? आपको क्या लगता है जो लेखक हैं इनके पिता को क्या हुआ होगा? आई थिंक दैट ही वुड हैव डाइड, क्योंकि जब कोई इलाज नहीं था और जो पेशेंट था खुद से ही अपनी बीमारी से लड़ना होता था विदाउट एनी ट्रीटमेंट, then if the person is not even fighting, अगर व्यक्ति लड़ भी नहीं रहा है, then he must have died, तो मर ही जाएगा। तो I think that he would have died. Let's move on, आगे बढ़ते हैं पेज 4th में। He was thinking, I am quite sure of his beloved daughter, and he was waiting to join her in heaven. मुझे पक्का पता था, मुझे ऐसा लगता है, राइटर बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहे थे कि काश मैं मर जाऊं और अपनी प्यारी बेटी के साथ जाके स्वर्ग में रहूं। So he died, और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। He was 57 years old. उस समय वो 57 years old थे और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब अभी 114 साल बाद कहानी तो लिखी जा रही है, लेकिन 114 साल बाद राइटर्स के जो फादर है he is not alive, वो जीवित नहीं है। My mother had now lost a daughter and a husband. मेरी माँ ने अब अपनी एक बेटी और अपना पति खो दिया था। All in the space of a few weeks, कुछ ही हफ्तों के अंतराल पे, 1-2 महीने के अंदर नहीं। Heaven knows what it must have felt like to be hit with a double catastrophe like this. भगवान ही जानते हैं कि इस तरह का कैटास्ट्रॉफ जब हो, दोहरा कैटास्ट्रॉफ में डिजास्टर, इस तरह की दोहरी मार जब पड़े, इस तरह की दोहरी जब आप पर विपत्ति आए, तो आपको कैसा फील होता है? यह जनरल पीपल जो है दे कांट थिंक, जिसके ऊपर गुजरती है वही सोचता है। Here she was a young Norwegian in a foreign land. यहाँ पे वह एक युवा नॉर्वेन महिला थी, एक विदेशी भूमि पे, एक विदेशी धरती पे। Suddenly having to face all alone, अचानक से बिल्कुल अकेली। The very gravest problem, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में, gravest is written in red word and meaning is very serious in word body, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में थी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस यंग लेडी के ऊपर थी। उनके 4-5 बच्चे थे, तो आई थिंक एक तो शायद डेथ हो गया था, तो 4 बच्चे थे। 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सी हैड 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, शायद उसके बाद एक और बच्चा हुआ था। देन सी हैड 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, उनको 5 बच्चों की देखभाल करनी थी। A less courageous woman would almost certainly have sold the house and packed her bags and headed straight back to Norway with children. अगर कोई कम करेजियस महिला होती, कम साहस वाली महिला होती, तो वह अपना जो उसका हिम्मत था वो खो चुकी होती और अपने बैग पैक करके सीधा नॉर्वे अपने देश चली जाती अपने बच्चों के साथ। ओवर देयर इन हर ओन कंट्री, अपने खुद के देश में, सी हैड हर मदर एंड फादर विलिंग एंड वेटिंग टू हेल्प हर, जहां उसके माता पिता, उस महिला के माता पिता एकदम तैयार बैठे थे उसकी सहायता करने को इंतजार कर रहे थे। बट सी रिफ्यूज टू टेक द इजी वे आउट, लेकिन जो माँ थी ऑथर की, उन्होंने आसान रास्ता चुनना अच्छा नहीं समझा, ये लौट कर वापस नहीं गई। हर हस्बैंड हैज ऑलवेज
stated that he wished all his children to be educated in English schools, and my mother was determined to carry out the wishes of her dead husband. इनके जो पति थे, मतलब जो राइटर के पिता थे, इनकी हमेशा से इच्छा थी कि इनके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें, और जो लेडी थी, जो माँ थी, इन्होंने अपने हस्बैंड की उस अंतिम इच्छा को या उस इच्छा को कंटिन्यू किया, उसको उन्होंने इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की. It was in Llandaff where I was 6 years old. यह लैंडैफ नाम की जगह थी जहां मैं 6 साल का था. That I went to my first school. जब मैं अपने पहले स्कूल गया था, एक किंडरगार्टन छोटे बच्चों का स्कूल, केजी स्कूल इन शॉर्ट वी डू कॉल, in 1925 में, when I was just 9, जब मैं 9 साल का था. I set out for a boarding school called St. Peter's. उसके बाद मैं सेंट पीटर्स स्कूल में गया. बोर्डिंग स्कूल मीन्स a school where we live as well as we study, जहाँ हॉस्टल होता है, जहाँ हम रहते भी हैं और जहाँ पढ़ते भी हैं. At St. Peter's, Sunday morning was letter writing time. सेंट पीटर्स में जो संडे की सुबह होती थी, रविवार की जो सुबह होती थी, उसमें लेटर लिखने को हम लोगों को मिलता था. किसको लेटर लिखते होंगे? ऑब्वियसली दे यूज्ड टू राइट टू देयर फैमिली, अपने फैमिली को लिखते होंगे. एट 9 o'clock द होल स्कूल हैड टू गो टू देयर डेस्क. 9 बजे पूरा स्कूल जो था अपने अपने डेस्क पे जाता था, 1 घंटा वहां बिताता था और अपने पेरेंट्स को अपने घर पे चिट्ठियां लिखता था. From that very first Sunday at St. Peter's until the day my mother died 32 years later, I wrote to her once a week. उस संडे से लेके 32 साल बाद तक हर संडे को मैंने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी. हर संडे को जो ऑथर थे वो चिट्ठी लिखते थे. More often, whenever I was away from home, I wrote to her every week from St. Peter's, and every week from my next school, Ripton, and every week from Dar es Salaam in East Africa, where I went on my first job after leaving school. आगे जो दूसरे स्कूल में हो गए, सेंट पीटर, उसके बाद रिप्टन और डार एस सलीम, ईस्ट अफ्रीका, जहां पहली जॉब उन्हें लगी. वहां भी जब वो गए तो जो राइटर हैं अपने फर्स्ट जॉब से भी, मतलब इन्होंने अपने पूरे स्टडी के पीरियड से लेके अपने जॉब तक ओवरऑल पीरियड में अपनी माँ को हर संडे को चिट्ठी लिखने की जो आदत थी वो कभी भी नहीं छोड़ी. And then every week during the war from Kenya and Iraq and Egypt, when I was flying with RAF, और उसके बाद हर सप्ताह यहाँ तक कि युद्ध में भी, जब केनिया, इराक और इजिप्ट का युद्ध चल रहा था, जब मैं RAF इट वाज एयरफोर्स, आई थिंक एयरफोर्स में जॉब करते थे, तो एयरफोर्स में जब ये जॉब करते थे उसमें भी जब थे तब भी इन्होंने अपनी जो चिट्ठी थी वो लिखनी बंद की. माई मदर फॉर हर पार्ट केप्ट एवरी वन ऑफ दीज लेटर्स. मेरी माँ ने उन चिट्ठियों को हमेशा उनके पास रखा. बाइंडिंग देम केयरफुली इन नीट बंडल्स विथ ग्रीन टेप. उस पूरी चिट्ठियों के बंडल को बांध के एक खूबसूरत से साफ सुथरे ग्रीन कलर के टेप में उनकी माँ रखती थी. बट दिस वाज हर ओन सीक्रेट. लेकिन वो जो रखती थी और जिस तरीके से और जहां भी रखती थी, दैट वाज हर ओन सीक्रेट. वो अपने खास जगह पे, सीक्रेट जगह पे उसको रखती थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज 5. She never told me she was doing it. उन्होंने कभी भी राइटर को, ऑथर को नहीं बताया. Who is author? You can see रॉयल डहल. जो रॉयल डहल थे, इनको कभी भी नहीं बताया कि वो इनकी सारी चिट्ठियों को जमा करके रख रही हैं. In 1957, when she knew she was dying, 1957 में जब वह समझ गई कि वो मरने वाली है, I was in hospital in Oxford having a serious operation and I was unable to write to her. जब मैं ऑक्सफोर्ड में था, ऑक्सफोर्ड इज ए प्लेस, एक जगह है जहां के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, तो जहां पे जो राइटर हैं इनका एक सीरियस ऑपरेशन होने वाला था. एंड आई वॉज अनेबल टू राइट हर. और चूंकि वो बीमार थे ऑथर, तो ये जो लेटर थे वो लिख नहीं पाए अपनी माँ को. सो शी हैड टेलीफोन स्पेशली इंस्टॉल्ड बिसाइड हर बेड in order that she might have one last conversation with me.
और माँ की भी वो लास्ट टाइम थी, माँ भी अपने लास्ट टाइम में थी, तो उन्होंने खास करके फोन मंगवाया अपने बेटे के पास माँ ने और अपने बेटे से बात की, चूंकि वो उनको चिट्ठी नहीं लिख पाए थे। She didn't tell me she was dying, nor did anyone else for that matter, because I was in fairly serious condition myself at the time. किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी माँ जो थी वो बहुत बीमार है और वो मरने वाली है या मर रही है, क्योंकि जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो खुद भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, इसलिए किसी ने उन्हें बताया नहीं। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी ये बात किया तो उनको नहीं बताया। I had no idea that she would die in the next day. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आज अपनी माँ से बात कर रहा हूँ और अगले ही दिन मेरी माँ मर जाएंगी। But she knew all right and she wanted to reach out and speak to me for the last time. लेकिन वह जानती थी all right and she wanted to reach out and speak to me for the last time कि ये उनकी अपने बेटे से आखिरी बातचीत है। When I recovered and went home, जब मैं ठीक हो गया और अपने घर पहुंचा, and I was given this vast collection of my letters. मुझे यह बड़ा सा जो मेरे लेटर्स का कलेक्शन था, जो ढेर सारे मेरे लेटर्स थे, वो मुझे दिए गए। All so neatly bound with green tape, सभी को ग्रीन कलर के टेप में बांध के रखा गया था। More than 600 of them altogether, 600 से भी ज्यादा चिट्ठियां थी, dating from 1925 to 1945, 1925 से 1945 तक की चिट्ठियां। Each one in its original envelope, हर एक चिट्ठी अपने जो उसकी ओरिजिनल एनवेलप थी, एनवेलप मीन्स लिफाफा जो कवर होता है चिट्ठी का, उसमें ओरिजिनल एनवेलप में डाल के प्रॉपर तरीके से रखी गई थी। विद द ओल्ड स्टैम्प्स, पुराने टिकटें थी उसके ऊपर, अभी भी लगी हुई। आई वॉज ऑफली लकी, मैं बहुत ही बुरा लकी था कि जो माँ को उन्होंने खत लिखा था, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं कितना बुरा लकी था कि इतनी खूबसूरत यादें जो मैंने अपनी माँ के साथ शेयर की थी वो मुझे उनकी मृत्यु के बाद मिल रही थी। टू हैव समथिंग लाइक दिस टू रेफर टू इन माई ओल्ड एज, इस मेरे बूढ़े उम्र में मुझे अपनी माँ की मृत्यु के साथ साथ ये जो यादें थी ये मिल रही थी। सो इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स, ये कहानी खत्म होती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज रिटन बाय रॉयल जहल। Now let's go to the checkpoints. What double catastrophe did the author's mother have to face? क्या दोहरी मार जो लेखक है उनकी माँ पे पड़ी थी? The double catastrophe was on author's mother that she lost her husband and daughter both. Sixth checkpoint is, how often did the author write to his mother? क्या अक्सर जो ऑथर थे, जो लेखक थे, अपनी माँ को चिट्ठियां लिखा करते थे? यस, ऑथर यूज्ड टू राइट द लेटर एवरी वीक एंड ऑथर स्पोक टू हिज मदर। अंतिम बार जो ऑथर थे अपनी माँ से कब बात कर रहे थे? व्हेन शी वाज टू डाई, जब व्हेन हिज मदर वाज टू डाई, देन ऑथर वाज स्पीकिंग टू हिज मदर, तब ऑथर अपने माँ से बात कर रहे थे। सो इन दिस वे दिस चैप्टर एंड्स. In next session, we will continue our exercise of chapter 1, class 8. Thank you.